हे गाइस, दिस इज सोनू अहलावत। कैसे हो आप सब लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। तो यार मैं भी फिर से आपके सामने लेकर हाजिर हूँ जीत क्यू डांस सीरीज का लेक्चर नंबर 3, जिसमें हमारा फिलहाल हिस्ट्री चल रहा है। और हिस्ट्री के अंदर हम वैदिक सिविलाइजेशन आज टॉपिक डिटेल के साथ कवर करने वाले हैं। फ्रेंड्स, इससे पहले 2 इंपॉर्टेंट लेक्चर हो चुके हैं। चैनल के ऊपर आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी जीत क्यू डांस जीएस लेक्चर के नाम से। उस प्लेलिस्ट के अंदर आपको सभी लेक्चर मिल जाएंगे, उनको जरूर देख लीजिएगा। उसके बाद इस लेक्चर को देखना कंटिन्यू करना। और आपको हमेशा बोलता हूं, जब आप क्लास ले रहे होते हैं तो प्रॉपर एक नोटबुक और एक पेन लेकर बैठ जाया करें। जितनी भी इंपॉर्टेंट टर्म आती है उनको प्रॉपर नोट करते हुए चले, आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। और मैं आपसे वादा करता हूं, अगर आप इस सीरीज के एक एक लेक्चर को डिटेल के साथ फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आपको कभी भी जीएस पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी और जीएस के अंदर आप हाईएस्ट स्कोर करके आओगे। तो चलिए यार, आज का लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि टॉपिक भी काफी इंटरेस्टिंग है, वैदिक सिविलाइजेशन। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक शुरू करने से पहले चीजों को थोड़ा सा रिकैप करा देता हूं, जिससे आप चीजों को थोड़ा अच्छे से समझोगे। फ्रेंड्स, जब हमने हिस्ट्री शुरू करी थी पहले लेक्चर से, मैंने आपको बताया था कि पृथ्वी की कैसे उत्पत्ति हुई थी लगभग आज से 4800 करोड़ साल पहले। और उसके ऊपर पहला मानव कब आया था? मानव जो आया था होमो सैपियंस से, बाकी जो मानव आते गए उनमें कैसे कैसे ट्रांसफॉर्मेशन होता गया, कैसे कैसे वो चीजों को इस्तेमाल करने लग गए, कैसे कैसे उन्होंने घर बनाना शुरू कर दिया। जो न्यूलिथिक एज पर हमने पहला लेक्चर खत्म किया था, यानी कि न्यू स्टोन एज, नवपाषाण काल, जो कि आज से लगभग 11,000 साल पहले की बात है, जहां पर पृथ्वी पर इंसान आ चुका था। उसने पत्थर का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था, आग का भी इस्तेमाल शुरू कर दिया था, लकड़ी के हथियार बनाने लग गया था, शिकार के ऊपर अपना जीवन डिपेंड कर लिया था उसने, साथ ही खेती करने लग गए थे न्यू स्टोन एज पर। और खाने को स्टोरेज करने लग गए थे, अनाज वगैरह उगा के इसको स्टोरेज करना सीख गए थे। हालांकि ईंट के घर पक्के नहीं बना पा रहे थे न्यूलिथिक एज पर। सेकंड लेक्चर में हम आ जाते हैं, जो कि लगभग 4370 साल पहली बात थी। मैंने आपको इससे पहले लेक्चर में बताया था, हड़प्पा सभ्यता का इतिहास बताया था। यानी कि लोग आए हड़प्पा सभ्यता के, उनका जीवन थोड़ा सा और ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, थोड़ा सा एडवांस हो गए। उन्होंने ईंटों के पक्के घर बना लिए थे, साथ ही शिकार से हटकर उनका जो जीवन डिपेंड हो गया था वो व्यवसाय के ऊपर, यानी कि वो व्यापार करने लग गए थे। ठीक है, साथ ही खेती करने लग गए थे और साथ ही वो पशुपालन करने लग गए थे। ठीक है, उनका जीवन काफी अच्छा था उसके मुकाबले। टाइम थोड़ा सा और आगे आ गया, ये बात थी 4370 साल पहले। आज इस वीडियो में जो हम टॉपिक कवर करेंगे, वैदिक सभ्यता यानी कि वैदिक सिविलाइजेशन, उससे थोड़ा सा नया टाइम है। हड़प्पा सभ्यता का 4370 साल पहले की बात थी और ये बात है 3520 साल पहले की आज से, यानी कि टाइम काफी नजदीक आ गया। इससे बाद में हमारा जैन धर्म और साथ ही बौद्ध धर्म और फिर मगध साम्राज्य यानी कि अशोक के बारे में हम पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, ये वैदिक सभ्यता जो बात है लगभग आज से, ये देखिए 1500 से 600 बीसी की बात है। बीसी और एडी का डिफरेंस आपको पहले लेक्चर में ही बता दिया था। अगर ईयर्स में काउंट करें, जो कि मैंने आपको अभी बताया, 3520 साल पुरानी ये बात है। देखिए फ्रेंड्स, सवाल उठता है कि इसको वैदिक सभ्यता क्यों बोलते हैं। वैदिक सभ्यता से पहले हम इसे आर्यन की सभ्यता भी बोलते हैं। आर्यन की सभ्यता हम इसे इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस सभ्यता के जो लोग थे वो आर्य थे। ठीक है, अब वैदिक सभ्यता क्यों बोलते हैं? वैदिक सभ्यता इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस सभ्यता में ही जो हमारे वेद हैं, 4 प्रकार के वेद हैं, उनकी रचना हुई थी, इसलिए वैदिक सभ्यता इसको बोलते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, जो हमें वैदिक सभ्यता के बारे में पता चला कि आर्यन आए थे भारत के अंदर, उन्होंने किस किस चीजों का इस्तेमाल किया, हवन वगैरह वो करने लग गए थे, पूजा पाठ करने लग गए थे, तंत्र मंत्र, अपना जीवन कैसे व्यतीत करते थे। उस टाइम पर व्यापार वगैरह होता था, पशुपालन वो करते थे, महिलाओं की कैसी दशा थी। ठीक है, ये जो हमें चीजें पता चल रही है वैदिक सभ्यता के लोगों के बारे में, वो हमें कहां से पता चल रही है, इसके सोर्सेज क्या है, स्रोत क्या है इसका? तो इसका सबसे बड़ा स्रोत है हमारा वेद। 4 प्रकार के हमारे वेद है, आगे डिटेल से पढ़ेंगे किस वेद के बारे में, किस वेद के अंदर क्या क्या दिया हुआ है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद है। ठीक है, तो हमें वैदिक सभ्यता के बारे में अपने वेदों से पता चलता है क्योंकि इनमें लिखा गया है उनके बारे में। अब जैसे कि हड़प्पा सभ्यता का हमें कैसे पता चला था कि वहां के लोग कैसे थे, व्यापार वो करते थे, कैसे पता चला था? 1921 में खुदाई हुई थी मोहनजोदारो, हड़प्पा के अंदर, जिससे हमें कुछ अवशेष मिले थे। उनसे हमें पता चला था कि हाँ, ये लोग इन इन चीजों का इस्तेमाल करते थे और अपना जीवन ऐसे व्यतीत करते थे। क्लियर है? तो वैदिक सभ्यता का हमें पता चल रहा है, सोर्सेज है हमें पता चलने के, हमारे 4 वेद। थोड़ा आगे चलते हैं, अब समझ लेते हैं कि यार जो ये आर्यन भारत के अंदर आए थे, क्यों आए थे? क्या इन्होंने भारत के अंदर आक्रमण किया था इसलिए ये आए थे,
या फिर ये सौदागर बन के आए थे, या फिर ये व्यापारी बन के आए थे, या फिर ये चरवाहे थे, ठीक है, या फिर इनका कबीला था, या बंजारे थे, किस प्रकार के थे? तो समझ लीजिए इन्होंने भारत के ऊपर आक्रमण नहीं किया था। हड़प्पा सभ्यता हमारी 4370 साल पुरानी बात है। हड़प्पा सभ्यता एकदम से खत्म हो गई थी, कुछ प्राकृतिक आपदा आई थी, बाढ़ वगैरह या फिर भूकंप आया था, कारण क्लियर नहीं है, ठीक है। आर्यनों ने उनके ऊपर आक्रमण नहीं बोला था, ये क्लियर है। आर्यन जो थे ये सौदागर थे, यानी कि ये मर्चेंट थे। अब आर्यन जो थे ये आए कहां से थे फ्रेंड्स? ये आए थे हमारे मिडिल एशिया के निवासी, इनको कहा जाता है, यानी कि मध्य एशिया से आए थे। और जो इनका क्लियरली निवासी इनको बोला गया है वो दक्षिणी रसिया, देखिए साउथ रसिया के अंदर एक यूराल पर्वत पड़ता है, साउथ रसिया के अंदर यूराल पर्वत के इनको निवासी कहा गया है, ठीक है। और दयानंद सरस्वती जी ने इनको कहा है कि ये तिब्बत के निवासी थे। लेकिन अगर एग्जाम में क्वेश्चन बन रहा है तो आप ये डायरेक्टली आंसर लगाओगे कि रसिया के अंदर एक यूराल पर्वत है, साउथ रसिया के अंदर, तो ये वहां से आए थे। और मिडिल एशिया, ठीक है, यानी कि मध्य एशिया के ये निवासी थे। अब ये भारत के अंदर किस जगह पर आए थे? ये भारत का आप नक्शा दे रहे हो, ये अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है और ये भारत है। ये सबसे पहले आए थे अफगानिस्तान और भारत के पंजाब प्रांत में, यहीं पर ये बसे थे आर्यन, अफगानिस्तान और पंजाब में। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये वाला पोर्शन, यहां तक आर्यन थे। और इसी पोर्शन में हड़प्पा सभ्यता भी थी, यानी कि हड़प्पा, मोहनजोदारो, गुजरात के अंदर लोथल था और राजस्थान के अंदर कालीबंगा थी, और यही हड़प्पा भी थे, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के जो वैदिक सभ्यता के जो लोग थे, यानी कि जो आर्यन थे, ये सरस्वती नदी पड़ती है यहीं पर, इसको सबसे पवित्र, इनको इस सरस्वती नदी को इन्होंने पवित्र नदी माना है, यानी कि होली रिवर इनके लिए सरस्वती नदी थी। और इनकी जो भाषा थी, समझिए एग्जाम में पूछ लिया जाता है कौन सी भाषा थी? संस्कृत भाषा थी। हड़प्पा सभ्यता के लोगों की कोई भी भाषा नहीं थी, 4000 साल पहले कोई भी भाषा नहीं थी हड़प्पा सभ्यता के लोगों की। वो केवल चित्रात्मक उनकी भाषा थी, यानी कि कुछ चित्र बना देते थे जिससे वो भाव समझ लेते कि यहाँ सामने वाला व्यक्ति क्या कहना चाह रहा है। लेकिन यहाँ पर इनकी भाषा संस्कृत हो गई थी, ठीक है। तो ये चीज सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन यहीं पर हुआ है कि ये बोल सकते थे, भाषा इनकी थी, लिखकर समझ लेते थे, ठीक है। और पढ़ाई ज्ञान यहाँ पर आ चुका था, यानी कि ऋषि होने लग गए थे, पुरोहित होने लग गए थे और शिष्य होने लग गए थे, उनके सारे वो सीखने लग गए थे। सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन यही है। तो समझ गए इनकी भाषा क्या थी? संस्कृत थी। तो चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या। अब फिर जो वेदों से पहले एक चीज समझिए, अब जो वैदिक सभ्यता है ये हमारी दो पार्ट में बटी हुई है, जिसमें से एक है ऋग्वेद काल, ठीक है, और एक है हमारा उत्तर वैदिक काल। इसका मतलब क्या है? अब पूरा वैदिक जो काल है मैंने आपको बताया 1500 से लेकर 600 बीसी के बीच का है। अब जो उसका पहला पार्ट है, यानी कि वैदिक सभ्यता का शुरुआती टाइम, उसको बोलेंगे ऋग्वेद काल या फिर प्री वैदिक पीरियड। और जो लास्ट का टाइम है, यानी कि जब वैदिक सभ्यता खत्म होने को आई, लास्ट वाले पार्ट को बोलेंगे उत्तर वेदी, यानी कि पोस्ट वैदिक पीरियड, ठीक है। सबसे पहले पढ़ेंगे वैदिक काल के बारे में। उससे पहले मतलब वैदिक काल के बारे में तो पढ़ेंगे, उससे पहले हम पढ़ लेते हैं वेद के बारे में। हमारे वेद कितने थे? 4 प्रकार के हमारे वेद थे। एक था ऋग्वेद, एक था सामवेद, एक था यजुर्वेद, एक था अथर्ववेद। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद था और वैदिक काल में ऋग्वेद की रचना हुई थी, इसलिए उसको ऋग्वेदिक काल बोला जाता है। ऋग्वेदिक काल में ऋग्वेद की रचना हुई थी, इसलिए उसको ऋग्वेदिक काल बोला जाता है। ऋग्वेदिक काल में जो लोग थे, कैसे वो जीवन व्यतीत कर रहे थे, उनका सोशल लाइफ कैसी थी, जो हमको पता चल रहा है वो सब कुछ ऋग्वेद की वजह से चल रहा है। इसमें ये चीजें लिखी गई हैं। अब पढ़ लेते हैं ऋग्वेद है क्या। ऋग्वेदिक काल का ये एक पार्ट है, ठीक है, क्योंकि इसकी उसमें रचना हुई थी। ऋग्वेदिक काल के जो लोग थे उनके बारे में पता चलता है। वैसे आगे आपको डिटेल से बताऊंगा ऋग्वेदिक काल भी। पहले ऋग्वेद में समझ लेते हैं है क्या। फ्रेंड्स, ऋग्वेद जो है ये एक धार्मिक ग्रंथ हम इसको कह सकते हैं। लगभग 1028 सूक्त थे, 10 इसके मंडल हैं ऋग्वेद में। तो जो ऋग्वेद से पता चल रहा है वैदिक काल के लोगों के बारे में, यानी कि वैदिक सभ्यता के लोगों के बारे में, ये वो पता चल रहा है कि ये थोड़े से धार्मिक लोग थे, ठीक है। मतलब हवन वगैरह में ज्यादा ध्यान रखते थे। जो हवन करते थे पंडित, उनको पुरोहित, होत्र उनको कहा जाता था। हवन करते टाइम मंत्रों का उच्चारण वो करते थे। ऋग्वेद से पता चलता है कि जो गायत्री मंत्र है, ओम भूर्भुवः स्वः, वो ऋग्वेद में ही मिला है, ठीक है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद में, यानी कि जो हवन करते थे पंडित पुरोहित,
वो गायत्री मंत्र का उच्चारण करते थे। तो एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है कि गायत्री मंत्र कहां से मिला है, हमें ऋग्वेद से गायत्री मंत्र मिलता है, क्योंकि गायत्री मंत्र का वर्णन ऋग्वेद में किया गया है। ऋग्वेद में बताया गया कि वैदिक सभ्यता के जो लोग थे वो भगवान को बहुत ज्यादा मानते थे, और इस टाइम पर कुछ भगवान थे जिनके नाम मैं आपको आगे बताऊंगा, जिनको वो सबसे ज्यादा मानते थे, जिनकी वो पूजा करते थे। गाय को बहुत ज्यादा महत्व दिया गया है वैदिक सभ्यता में, गायों को वो सब कुछ मानते थे, ठीक है। और जो सबसे ज्यादा झगड़े होते थे वैदिक सभ्यता के लोगों के बीच में, वो गायों को लेकर ही होते थे, ठीक है। गाय को अघन्य कहा गया है वैदिक सभ्यता में, यानी कि कभी ना मरने वाली, ठीक है। गाय को वो पूजते थे। साथ ही पशुपालन करते थे, अपना जो जीवन व्यतीत करते थे पशुपालन के ऊपर वो जीवन व्यतीत कर रहे थे। ऋग्वेद काल में 33 देवी देवताओं का वर्णन किया गया है अलग अलग। 33 करोड़ नहीं बोल रहा हूं, केवल 33 देवी देवताओं का वर्णन किया गया है। और ऋग्वेद में सबसे ज्यादा बार जो वर्णन या फिर जिक्र किया गया है वो इंद्र और अग्नि, दोनों ही इंद्रदेव और अग्नि देवता का वर्णन सबसे ज्यादा किया गया है। और बता ही चुका हूं गायत्री मंत्र जो हमें मिला है वो ऋग्वेद से मिला है। तो ऋग्वेद का मतलब सीधा सीधा यही है कि जो सबसे ज्यादा धार्मिक या फिर जहां पूजा पाठ सबसे ज्यादा भगवान को मानने वाले, वो ऋग्वेद से ही पता चलता है। ऋग्वेद सबसे ज्यादा भगवान या फिर हवन वगैरह से रिलेटेड है। नेक्स्ट है सामवेद। एक हमारा है सामवेद। सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद, ये हमारे आ जाते हैं उत्तर वैदिक काल में, ठीक है। उत्तर वैदिक काल की बारे में जो हमें पता चलती है वो सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद के बारे, अथर्ववेद से पता चलता है। ऋग्वेदिक काल है, उसमें ऋग्वेद की रचना हुई थी, क्योंकि ऋग्वेद जो है वो सबसे पुराना वेद है हमारा। उसके बाद सामवेद की रचना हुई। सामवेद में संगीत का उच्चारण सबसे ज्यादा किया गया है, संगीत का वर्णन किया गया है, यानी कि उत्तर वैदिक काल में लोग संगीत सीख चुके थे, संगीत से वो मनोरंजन करने लग गए थे। और भारत के अंदर जो संगीत का दाता माना जाता है या फिर संगीत का जनक माना जाता है वो सामवेद को ही माना जाता है, ठीक है। तो संगीत से जुड़ा हुआ है हमारा सामवेद। एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सामवेद किससे रिलेटेड है, तो उसमें संगीत या फिर नृत्य होगा, तो आपको संगीत आंसर लगा देना है। नेक्स्ट है यजुर्वेद। यजुर्वेद से जो हमें पता चलता है वैदिक सभ्यता के लोगों के बारे में, वो उनके राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक जीवन के बारे में पता चलता है, यानी कि उनका राजनीतिक कैसा था, ठीक है। राजनीतिक व्यवस्था उनकी कैसी थी ये पता चलता है, साथ ही सामाजिक व्यवस्था उनकी कैसी थी ये पता चलता है, धार्मिक व्यवस्था कैसी थी, वो किस धर्म को मानते थे या फिर वो पूजा पाठ वगैरह करते थे, मंदिरों में जाते थे या फिर मूर्तियों की पूजा करते थे, ये सब कुछ हमें यजुर्वेद से पता चलता है। हवन, यजुर्वेद में हवन का वर्णन बहुत बार किया गया है, यानी कि पुरोहित हवन करते थे और हवन करने वालों को होत्र बोला जाता है, और हवन करते टाइम पर वो कुछ मंत्रों का उच्चारण करते थे। तो ये सब कुछ हमें यजुर्वेद में पता चलता है। लास्ट वेद है हमारा अथर्ववेद। अथर्ववेद थोड़ा सा एडवांस है, इसमें लोग, यानी कि यहां तक आते आते लोग जादू टोना, तंत्र मंत्र, वशीकरण और जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करना सीख चुके थे। तो ये सभी चीजों का, जादू टोना, काला जादू, वशीकरण या फिर जड़ी बूटी, आयुर्वेद का इस्तेमाल करना, ये सब कुछ अथर्ववेद में इंक्लूड है। अब फाइनली बात कर लेते हैं वैदिक काल के प्री वैदिक पीरियड, यानी कि ऋग्वेद काल के बारे में, ठीक है। जो मैंने आपको बताया वैदिक सभ्यता जो है, वैदिक काल जो है वो दो पार्ट में है, यानी कि पहला टाइम और बाद का टाइम, यानी कि फर्स्ट और सेकंड। तो उसका ऋग्वेद काल है। अब ऋग्वेद जो काल है ये हमारा शुरू होता है 1500 से 1000। अब पूरा जो वैदिक काल है वो तो हमारा 1500 से 600 बीसी के बीच में है, लेकिन उसका जो पहला पीरियड है, सबसे पुराना वाला टाइम है, वो 1500 से 1000 बीसी है, ठीक है। तो इसमें पढ़ लेते हैं एक बार इसमें क्या क्या हुआ था। देखिए ऋग्वेद पीरियड में लोग ज्ञान के बारे में जान चुके थे, यानी कि उनका एक मेंटोर, एक गुरु होता था जिससे बच्चे या फिर लोग सीखना शुरू कर चुके थे, ठीक है। यहां पर मैंने लगाया हुआ है, एक पंडित है उसको होत्र बोला जाता था, कई बार आपको बता चुका हूं। यहां पर देख रहे हो, यहां पर गायों को बहुत ज्यादा महत्व देते थे ये लोग, ठीक है। पशुपालन ये करते थे। इनका जो जीवन था ऋग्वेदिक काल के लोगों का, वो पशुपालन के ऊपर बहुत ज्यादा निर्भर करता था। दूसरा जो जीवन व्यतीत करने का इनका सबसे बड़ा सोर्स था वो था जौ की फसल। ये जौ की फसल उगाना सीख चुके थे, कृषि ये करते थे, दूसरा जीवन व्यतीत करने का ये था। बात कर लेते हैं स्त्रियों की कंडीशन कैसी थी ऋग्वेदिक पीरियड में। तो स्त्रियों का जो कंडीशन थी वो काफी अच्छी थी, स्त्रियों को काफी
सम्मान की नजरों से देखा जाता था। बाल विवाह का प्रचलन नहीं था, लेकिन विधवा विवाह का प्रचलन था ऋग्वेदिक काल के अंदर। साथ ही भगवान को किसे मानते थे ऋग्वेदिक काल के लोग? सबसे ज्यादा जो आप इस पर देख रहे हैं यह है इंद्र भगवान, इनको मानते थे। इंद्र भगवान की पूजा वो करते थे क्योंकि इंद्र भगवान को वर्षा का देवता माना जाता है, ठीक है। और साथ ही शास्त्र संगीत के बारे में सब कुछ जान चुके थे ऋग्वेदिक काल के लोग। यानी कि जो 1500 से 1000 के बीच का जो टाइम था हड़प्पा सभ्यता के बाद का, उसमें लोग इन सभी चीजों के बारे में जान चुके थे। भगवान की इंद्र की पूजा करते थे, स्त्रियों की कंडीशन काफी अच्छी थी, साथ ही पुरोहित वगैरह होने लग गए थे, हवन वगैरह करने लग गए थे, पशुपालन के ऊपर उनका जीवन डिपेंड करता था, गायों को बहुत ज्यादा मानते थे, और साथ ही जौ की फसल वो उगा रहे थे, केवल फिलहाल जौ की फसल। और जो वैदिक काल था ये 3 कैटेगरी यानी कि 3 वर्गों में बटा हुआ था, जिसमें से एक वर्ग था पुरोहित लोगों का, यानी कि जो थोड़े से ज्ञानी लोग थे, यानी कि जो हवन वगैरह करते थे। दूसरी कैटेगरी थी योद्धा लोगों की, यानी कि जो थोड़े से योद्धा थे, लड़ने में थोड़े से मजबूत थे, स्ट्रॉन्ग थे। और तीसरी कैटेगरी थी आम आदमियों की, यानी कि जो आम थे, जो कृषि वगैरह करते थे या फिर जो पशुपालन करते थे, वो थे आम। ये थी हमारी 3 कैटेगरी ऋग्वेदिक काल में, यानी कि जो वैदिक काल का पुराना टाइम था, थोड़ा पहला टाइम था ऋग्वेदिक काल, उसके लोगों की मैं आपको ये बात बता रहा हूं, ठीक है। और भगवान को ये इंद्र भगवान को मानते थे। पहली प्रायोरिटी इनकी इंद्र भगवान थे, इंद्रदेव थे, जिसको ये सबसे ज्यादा मानते थे। उसके बाद जो इंद्र भगवान के बाद थे वो थे अग्निदेव, इसको सबसे ज्यादा मानते थे। और तीसरे नंबर पर थे वरुण देव, इसको भी सबसे ज्यादा मानते थे। 3 भगवानों को ये मानते थे, लेकिन प्रायोरिटी पर जो सबसे ज्यादा मानते थे, सबसे ज्यादा पूजा करते थे, वो इंद्रदेव की करते थे। नेक्स्ट आ जाता है हमारा उत्तर वैदिक काल, यानी कि जो वैदिक पीरियड हमारा चल रहा है 1500 से 600 बीसी के बीच में, उसका जो पहला पुराना टाइम था वो तो हो गया ऋग्वेदिक काल, जो कि हमारा 1500 से 1000 था। और उसके बाद आता है उत्तर वैदिक काल, यानी कि बाद का टाइम, जो कि 1000 से 600 बीसी के बीच का टाइम है। ये थोड़ा सा और इंप्रूव हो गया था, ठीक है। ये इंप्रूव इसलिए हो गया था क्योंकि यहां पर 3 चीजें बहुत ज्यादा काम में आई और जिसकी वजह से थोड़ा आगे बढ़ गए ऋग्वेद काल के लोगों से। कौन कौन सी 3 चीजें थी? लोहा, लोहे का इन्होंने प्रयोग करना शुरू कर दिया था। सबसे पहले जो लोहे का इस्तेमाल हुआ वो उत्तर वैदिक काल के लोगों ने किया, या फिर आप ये कह सकते हैं लोहे का इस्तेमाल वैदिक सभ्यता के लोगों ने करना शुरू कर दिया था सबसे पहले। समझ गए? कॉपर यानी कि जो तांबा था उसका इस्तेमाल तो हड़प्पा सभ्यता के लोगों से ही होने लग गया था, लेकिन सबसे पहले जो लोहे का इस्तेमाल शुरू हुआ वो उत्तर वैदिक काल में होना हो चुका था, और इसी वजह से ये थोड़े से आगे चले गए थे। दूसरा रथ वगैरह का इन्होंने प्रयोग करना शुरू कर दिया था, रथ इन्होंने बना लिए थे लकड़ी के। तीसरा अग्नि का इन्होंने बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया, चाहे वो हो अग्नि का इस्तेमाल करने में कि लोहे वगैरह को पिघालकर हथियार वगैरह बनाना, ठीक है, शिकार करते थे जो, उससे खाना वगैरह बनाना। अग्नि का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल इन्होंने किया, ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना सीख गए थे, इसी वजह से थोड़ा सा इंप्रूव हो गए थे ऋग्वेदिक काल के लोगों से, ठीक है। ये पीरियड हमारा 1000 से 600 बीसी के बीच में चलता है, समझ गए। अब इनकी सोशल लाइफ या फिर सामाजिक लाइफ या फिर इनकी कैटेगरी के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि ऋग्वेदिक काल था वो 3 कैटेगरी में बटा हुआ था, 3 लोगों की कैटेगरी में था। और जो उत्तर वैदिक काल है ये 4 वर्ण कैटेगरी में बटा हुआ था। एक हमारे यहां पर ब्राह्मण थे, ठीक है, जो हवन वगैरह करते थे या फिर थोड़ा ज्ञान देते, जिनके कुछ शिष्य भी होते थे, ब्राह्मण लोग थे। दूसरी कैटेगरी थी अक्षत्रिय, यानी कि जो योद्धा भी थे और जो भगवान की काफी पूजा वगैरह करते थे। तीसरे थे वैश्य थे, यानी कि जो लोग मतलब थोड़ा व्यवसाय करते थे, कृषि वगैरह या फिर अनाज का जिन्होंने भंडार वगैरह लगा रखा था, ये वो काम करते थे। और एक शूद्र श्रेणी थी, ये भी थोड़ा बहुत व्यवसाय करते थे, साथ ही कृषि वगैरह ये भी करते थे। तो ये 4 कैटेगरी हो गई थी, ब्राह्मण, अक्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। कहां हो गई थी ये? उत्तर वैदिक पीरियड में। नेक्स्ट आ जाते हैं इनकी सोशल लाइफ और आर्थिक लाइफ, यानी कि इकोनॉमिक लाइफ देख लेते हैं, और साथ ही रिलीजियस लाइफ इनकी देख लेते हैं, यानी कि इनका धार्मिक जीवन कैसा था, इनका सामाजिक जीवन कैसा था, और साथ ही इनका आर्थिक जीवन कैसा था। यहां पर आते आते यानी कि ऋग्वेदिक काल से आते आते उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की जो कंडीशन थी वो थोड़ी सी खराब हो गई थी। महिलाओं को इतना सम्मान यहां पर मिलना बंद हो गया था। यहां पर भी बाल विवाह प्रथा नहीं था, लेकिन विधवा विवाह यहां पर था। पर्दा प्रथा यहां पर थी।
साथ ही दहेज प्रथा भी यहां पर थी। इस वजह से महिलाओं की जो दशा थी वो थोड़ी सी खराब यहां पर की गई थी। महिलाओं को मदिरे से तुलना करने लग गए थे यहां पर लोग, इतनी खराब हुई थी कंडीशन। यहां पर ऋग्वेदिक काल में जो फसल उगाई जा रही थी वो केवल जौ की उगाई जा रही थी, लेकिन यहाँ के लोग थोड़े से इंप्रूव हो गए थे। यहाँ पर इन्होंने दाल उड़द की खेती करना शुरू कर दी थी, चावल की खेती इन्होंने शुरू कर दी थी, अनाज उगाना इन्होंने शुरू कर दिया था, और साथ ही जौ तो ये उगाई रहे थे। ठीक है, तो यहाँ 4-5 प्रकार की खेती होने लग गई थी, और जो इनका जीवन था व्यतीत करने का वो डिपेंड था फसल के ऊपर ही था, कृषि के ऊपर ही था, और साथ ही इनका जो जीवन डिपेंड करता था वो काफी ज्यादा पशुपालन के ऊपर भी करता था। यहां पर भी पशुओं को पालते थे, और सबसे ज्यादा गायों को ही यहां पर महत्व दिया गया है। और साथ ही यहां पर यार पूरे वैदिक काल में, यानी कि जो वैदिक सभ्यता हमारी चल रही है, इसमें सिक्कों का यानी कि करेंसी रुपया वगैरह कुछ भी नहीं था। हड़प्पा सभ्यता में भी नहीं था, और यहां पर भी कुछ भी नहीं था उस टाइम पर, यानी कि कोई भी सिक्का वगैरह कुछ नहीं था। ठीक है, जो लेन देन करते थे वही सामान का आदान प्रदान करते थे, यानी कि एक के पास कुछ सामान है, अनाज है तो अनाज को बराबर तोलते थे, और दूसरी तरफ जो भी सामान चाहिए उसके बदले उसको तोलते थे। यानी कि तोलने के जो यंत्र थे, तराजू वगैरह थी वहां पर, लेकिन कोई भी अवशेष ऐसा नहीं मिला, और ना ही किसी भी वेद में कहा गया है कि वहां पर कोई कोइन, सिक्के या फिर कुछ करेंसी थी, नोट वगैरह कुछ भी नहीं थे। बस अगर किसी को अनाज चाहिए तो अनाज के बदले कुछ और सामान ले लेता था, कुछ मिट्टी के बने हुए बर्तन वगैरह ले लेता था, जिस चीज की जरूरत थी, जिसको जो सामान चाहिए उसके बराबर तोल के ये सामान का आदान प्रदान करते थे। वहां पर मैंने आपको बताया 3 भगवान को महत्वता दी गई थी, यहां पर भी 3 भगवान को महत्वता दी गई थी। वहां पर आपने देखा इंद्र भगवान, अग्नि देवता और साथ ही वरुण भगवान को महत्वता दी गई थी, लेकिन इंद्र भगवान की जगह यहां पर ब्रह्मा, विष्णु और शिव ने जगह ले ली थी। उत्तर वैदिक पीरियड में उनसे ज्यादा ब्रह्मा की पूजा करने लग गए थे, शिव जी की पूजा करने लग गए थे, और साथ ही विष्णु भगवान को महत्वता प्रदान हो गई थी। देखिए फ्रेंड्स, पूरे वैदिक सभ्यता में, पूरे वैदिक काल में कहीं भी ये पता नहीं चलता, या फिर किसी भी वेद में यह वर्णन नहीं किया गया था कि लोग वहां पर मूर्ति की पूजा करते थे। यह नहीं पता चला कि लोग वहां पर मंदिरों में जाते थे। तो वैदिक सभ्यता में भी मंदिर नहीं था, हालांकि पूजा करते थे, हवन वगैरह करते थे। हवन जो करते थे वहां पर जिस भगवान को मानते थे उसके लिए वो हवन करते थे, और मंत्रों का उच्चारण करते थे। जिस भगवान के लिए हवन कर रहे हैं उस भगवान के नाम का उच्चारण करते थे, लेकिन मंदिर वगैरह नहीं थे वहां पर। तो पूरे वैदिक सभ्यता में आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपका ये पूरा पार्ट वैदिक सभ्यता। तो ठीक है फ्रेंड्स, यही हमारा लास्ट था इस चैप्टर का। इसके बाद कुछ भी नहीं बचा है। मैंने आपको इनकी लाइफ, सोशल लाइफ, इकोनॉमिकल लाइफ सब कुछ बता दी कि ये लोग कैसे थे और कहां से आए थे, और जो वेदों का रचना हुई थी वो यहीं पर हुई थी, और जो गायत्री मंत्र मिला है हमें वो ऋग्वेद से ही मिला है। तो ये हमारा वैदिक सभ्यता था, वैदिक सिविलाइजेशन या फिर आर्यन सभ्यता भी इसको बोलते हैं। 1500 से लेकर 600 बीसी के बीच में का ये टाइम है। उस टाइम पर जो लोग थे वो किस तरीके से रहते थे, हमने ये बात की है। नोट कर लीजिएगा ये चीज, वैदिक सभ्यता नोट करिए, और 1500 से 600 बीसी के बीच की बात है, और 3520 साल पहले हम ये बात कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सब कुछ यहां पर आ चुके थे, लोग इतना इंप्रूव हो चुके थे। इसके बाद जो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करने वाले हैं वो धार्मिक आंदोलन, यानी कि जो हमारा मोस्ट पॉपुलर बौद्ध धर्म और जैन धर्म है, इन दोनों को कवर करेंगे कि कैसे अचानक से धर्म आ गए और इनको कौन कौन रिप्रेजेंट कर रहा था। जैसे कि बौद्ध धर्म को महात्मा बुद्ध कर रहा था, इनकी लाइफ के बारे में डिटेल से जानेंगे जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और साथ ही जैन धर्म के जो रिप्रेजेंटेटिव थे महावीर जैन, उनकी लाइफ के बारे में डिटेल से जानने वाले हैं, उन्होंने क्या क्या किया और बौद्ध धर्म कैसे फैला। क्योंकि वैदिक सभ्यता जो आज हमने कवर किया इसमें धर्म के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया कि वहां पर किसी एक प्रॉपर धर्म को मानते थे, या फिर जो पूरा वर्ग है वो धर्म में बटा हुआ था, ऐसा कुछ भी नहीं आपने अभी तक देखा ना। लेकिन अब आगे आने लग जाएंगे, धर्म आएंगे, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, मुस्लिम धर्म भी आएगा, हिंदू धर्म भी आएगा, और फिर आगे तो हम अशोक पढ़ेंगे, गुप्त साम्राज्य पढ़ेंगे, मगध साम्राज्य पढ़ेंगे, उसके बाद कुषाण पढ़ेंगे, कनिष्क पढ़ेंगे, और चलते चलते हम मध्यकालीन भारत के इतिहास में पहुंच जाएंगे, जो कि बड़ा इंटरेस्टिंग पोर्शन है। तो आई थिंक आज आपने सब कुछ नोट डाउन कर लिया था। ये सबसे टफ पोर्शन माना जाता है हिस्ट्री का, क्योंकि काफी सारे लोगों को समझ नहीं आता कि यार हड़प्पा सभ्यता और वैदिक सभ्यता है क्या। ये एक टाइम है पास्ट का, ठीक है, एक भूतकाल का टाइम है जहां पर लोग आए थे, किस तरीके से रहते थे और कैसे खत्म हो गए, कैसे लोग ट्रांसफॉर्मेशन होते गए और कैसे आज हम इतने एडवांस है।
इंसान बना और आज हम जो हैं, ठीक है, ये इंसान है बहुत पुराना, लगभग आज से इतने लाख साल पुराना, और आज हम कैसे बन गए, वो कैसा था, और कैसे ट्रांसफॉर्मेशन होते होते कैसे बदलाव आए, कैसे राजा आए, कैसे कैसे करेंसी बनी, कैसे तोलने के यंत्र बने, ये सभी चीजें, कैसे फसल होना शुरू हुई, ये सभी चीजें हम पढ़ते आ रहे हैं। तो ठीक है, क्लियर है, ये सभी चीज थी फ्रेंड्स आज। तो आज हमने डिटेल से कवर कर लिया है पूरा वैदिक सभ्यता, ठीक है। वेदों के बारे में मैंने आपको बता दिया कौन से वेद के अंदर क्या मिलता है, जैसे कि पॉपुलर है शाम वेद में संगीत मिलता है, शाम संगीत है, तो ऐसे आप याद कर सकते हैं, ये चीजें होती है याद करने की। तो चलिए फ्रेंड्स, आपको पसंद आ रही हो जीत की उड़ान सीरीज तो यार लाइक करा करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, जब भी तो मजा आएगा और सारी सीरीज लाने के लिए, ठीक है। शेयर नहीं करते देख कैसे ही चले जाएंगे, लेकिन शेयर कोई नहीं करेगा, प्लीज शेयर करिए यार, बिना टाइम वेस्ट किए हम ऐसी स्पीड से लेकर जाते हैं, ठीक है। तो चलिए यार सब्सक्राइब करिए चैनल को, मिलते हैं अगले लेक्चर में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।